So, hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of IOC. तो पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? ग्रुप 14 की बात कर रहे थे और CO ख़त्म हो गया था। CO मैंने पढ़ा के कर दिया था और हमारा CO2 स्टार्ट हो गया था। अच्छा, पिछले क्लास से मुझे याद आया कि इन द लास्ट क्लास मैंने क्वेश्चन कराया था एक CO प्लस NaOH का, ये वाला क्वेश्चन। इसमें एक करेक्शन है, ये जो E है वो यहाँ से नहीं है, वो यहाँ से है। मतलब इसमें डाला हमने CaCl2, इसमें डाला CaCl2 और ये आया E, सच दैट E इज अ वाइट प्रेसिपिटेट। ये वाला जो कल वाला क्वेश्चन था उसमें करेक्शन कर लो। C क्या था? C मैंने निकाला था सोडियम ऑक्सलेट, C सोडियम ऑक्सलेट निकाला था और सोडियम ऑक्सलेट के सोल्यूशन में अगर हम लोग कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे, सोडियम ऑक्सलेट के सोल्यूशन में अगर हम लोग कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे तो सीधा सीधा रिएक्शन होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट आएगा CaC2O4। समझे क्या? दिस विल गिव अस कैल्शियम ऑक्सलेट विच इज अ वाइट PPT, राइट। मतलब सीधा सीधा यही रिएक्शन है। सोडियम ऑक्सलेट है Na2C2O4 प्लस CaCl2, दिस विल गिव 2NaCl which is soluble प्लस CaC2O4, ये वाइट PPT है, ये करेक्शन कर लेना, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज E, वाइट PPT, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको स्टार्ट करने से पहले CO2 स्टार्ट कर दिया था, मगर मैं एक चीज फिर बताना भूल गया था। CO का स्ट्रक्चर जो मैंने ऑलरेडी बताया था, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO। जनरली पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन फॉर्म, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज फॉर्म, समझे क्या? तो अगर हम CO की बात करेंगे तो CO के स्ट्रक्चर में बेसिकली हमें क्या दिख रहा है? हमें बेसिकली एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे ये कार्बन के पास तो लोन पेयर है, इन्होंने दो सिग्मा बॉन्ड बनाए, मतलब एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड बना लिया, और ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है। बचा हुआ ऑक्सीजन अपना दूसरा लोन पेयर क्या कर रहा है? ऑक्सीजन अपना दूसरा लोन पेयर इस कार्बन के एक वेकेंट ऑर्बिटल में क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है, समझे क्या? तो अगर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कार्बन के वेकेंट ऑर्बिटल में शेयर किया तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, समझे क्या? तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन डॉट, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो ध्यान से, NTA पूछ सकता है, नीट और मेंस में पूछा जा सकता है, समझे क्या? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे क्या है? ऑक्सीजन हैज अ प्लस चार्ज एंड कार्बन हैज अ माइनस चार्ज, समझे क्या? राइट। और सीधा सीधा इसको हम लोग ऐसे बना दें, ऐसे बना सकते हैं हम लोग इसको, ये इस तरह से, और वी कैन जस्ट मेक इट लाइक दिस। ये कार्बन पे लोन पेयर है, यहाँ पे स्लाइट नेगेटिव, यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव, समझे क्या? राइट। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन CO है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, NTA पूछ सकता है, कैन बी आस्क्ड, समझे क्या? तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है हमें, ठीक है? क्लियर हो गया? चलो अब हम लोग वापस आते हैं, जो पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड, और मैंने स्टार्ट कर दिया था, मैंने कई सारी चीज़ें बता दी थी। एनीवेज ये बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये सब बता दिया था, जो बता दिया था दोबारा नहीं बता रहा हूँ, रीडिंग वाला पार्ट है, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में भी। फिर अगला, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज नॉर्मली प्रेजेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 0.03% बाय वॉल्यूम in the atmosphere. Atmosphere में कार्बन डाइऑक्साइड is present to the extent of 0.03% in the atmosphere, is removed from it by the process known as photosynthesis. Obviously photosynthesis में plants use carbon dioxide and water in the presence of sunlight and convert it into carbohydrate, C6H12O6 and oxygen gases released photosynthesis में, समझे क्या? ये सब ने 10th लेवल पे पढ़ा है, फिर चाहे कोई बायो का हो चाहे कोई मैथ्स का हो, ये 10th लेवल पे ये सब ने पढ़ा है, 9th 10th लेवल पे, 8th में भी सब ने पढ़ा होगा,
ठीक है। नाउ इट इज सिंपल है, ये देख लेना, ये क्वेश्चन देख लेना इंपॉर्टेंट, राइट। फिर ये सब बाय दिस प्रोसेस प्लांट्स में, अनलाइक सीओ, सीओ पॉइजनस है मगर CO2 जो है पॉइजनस नहीं है। अनलाइक सीओ इट इज नॉट पॉइजनस बट increase in combustion of fossil fuels and decomposition of limestone for cement manufacture in recent years seem to increase the CO2 content in the atmosphere. This may lead to increase in greenhouse effect and thus raise the temperature of the atmosphere, which might have serious consequences. CO2 is a greenhouse gas. CO2 is a greenhouse gas. Simple चीज है, पढ़ लो इसको, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद सॉलिड CO2 जो है उसको ड्राई आइस बोलते हैं। जैसे तुमने पहले कुछ सीरियल देखे होंगे, जो राजा महाराजा के सीरियल्स आते थे, उसमें स्वर्ग में इंद्रलोक दिखाते हैं, तो स्वर्ग में जो इंद्रलोक दिखाते हैं उसमें क्या दिखाते हैं, उसमें ऐसा क्लाउड्स दिखाते हैं ना, ये क्लाउड्स दिखाते हैं, तो वो क्लाउड्स जो होते हैं वो ड्राई आइस ही होता है, समझे क्या? जो क्लाउड्स दिखाते हैं ना वो ड्राई आइस होता है, राइट। तो वही बता रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड एज अ सॉलिड फॉर्म, सॉलिड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड इज नोन एज ड्राई आइस by allowing the liquefaction of CO2 to expand by allowing liquefied CO2 to expand rapidly. Dry ice is used as a refrigerant, as a refrigerant for ice cream and frozen food. ये पूछा गया, NTA ने इस साल पूछा है, 2020 में पूछा है कि dry ice is used as a refrigerant for ice cream and frozen food, ये NTA ने पूछा है। Then gaseous, ये इंपॉर्टेंट है, use of dry ice as a refrigerant, बिकॉज ड्राई आइस मतलब क्या, वो बहुत आइस है ना, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम कर देता है, बहुत लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड, ठीक है। उसी तरह क्या कह रहे हैं कि गैसियस CO2 इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ कार्बोनेट इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऑब्वियस सी बात है, बीइंग हेवी एंड नॉन, बीइंग हेवी देन एयर एंड नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन, इट इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। हमें पता है कि CO2 जो है डज नॉट सपोर्ट कंबशन। जैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग जल जाती है, CO2 के प्रेजेंस में आग नहीं जल सकती है। CO2 डज नॉट सपोर्ट कंबशन, इसी वजह से इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। और मैंने बताया था कि फायर एक्सटिंग्विशर्स में NaHCO3 होता है, जब मैं S ब्लॉक पढ़ा रहा था, समझे क्या? सो इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। CO2 जो है ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है, इस वजह से इट इज यूज्ड इन व्हाट, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। बात समझे क्या? राइट। देन इसके बाद CO2 इज ऑल्सो यूज्ड टू मैन्युफैक्चर यूरिया, यूजेस है, राइट। फिर स्ट्रक्चर ऑफ CO2 की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ CO2 में तुम ये देख लो जरा कि ये हमें पता है CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। CO2 का जो स्ट्रक्चर है, कार्बन कैसा है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ CO2 की बात करेंगे, कभी कभी जैसे ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेते तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बुद्धि नहीं लगाते ना, तभी कंफ्यूज हो जाते हैं, बुद्धि लगाए तो कंफ्यूज ना हो। ये देखो जरा, ऑक्सीजन पे क्या 2 लोन पेयर है ना, ऑक्सीजन हैज गॉट 2 लोन पेयर्स, कार्बन हैज गॉट 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कितना, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा कितने हैं, 2 है, लोन पेयर कितना है, 0 है, तो कार्बन इज व्हाट, sp हाइब्रिडाइज्ड इन CO2। उसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को सिग्मा कितना है, एक ही सिग्मा है, लोन पेयर कितने हैं, 2 है, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो सिग्मा कितना है, 1 है, लोन पेयर कितने हैं, 2 है, तो ऑक्सीजन इज sp2 हाइब्रिड। ऑक्सीजन यहाँ पे कैसा है, sp2 हाइब्रिड है। तो यहाँ पे कार्बन जो है sp है, ऑक्सीजन जो है sp2 है, ये ऑक्सीजन भी कैसा है, sp2 है। अच्छा, एक चीज जो मैंने बताई, मैंने CO का स्ट्रक्चर बताया, CO के स्ट्रक्चर में मैंने बताया ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ऑक्सीजन में प्लस है, कार्बन पे माइनस है। तो अगर पूछा जाए कि CO, मैंने कल बताया था कि CO इज अ पोलर मॉलिक्यूल, डायपोल मोमेंट कैसा बहुत कम होता है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से होगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा ऑक्सीजन से कार्बन, म्यू CO, बिकॉज ऑक्सीजन पे कैसा प्लस चार्ज है, कार्बन पे कैसा माइनस चार्ज है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा ऑक्सीजन से कार्बन, समझे क्या? राइट। एंड CO2 की अगर हम बात करेंगे
तो CO2 का जो स्ट्रक्चर है इसके हिसाब से ये और ये, तो ये म्यू और ये म्यू, ये आपस में क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो म्यू नेट कितना आता है, 0 आता है। और CO2 कैसा है, नॉन पोलर है। सिंस म्यू CO2 इज 0, देयरफॉर CO2 कैसा है, नॉन पोलर है। CO2 इज व्हाट, नॉन पोलर। बात समझे क्या? ये सारी बातें तुम लोग जानते हो, राइट। तो इसका बॉन्ड लेंथ वगैरह देख लो, बॉन्ड लेंथ वगैरह क्या कहा जा रहा है, इसमें पाई बॉन्ड दिए गए हैं, 2p पाई बॉन्ड है। तो इन CO2 कार्बन एटम्स अंडरगोज sp hybridization, the 2 sp hybridized orbitals of carbon atom overlap with 2 p orbitals of oxygen atom to make 2 sigma bonds, while other 2 electrons of carbon involved in 2p पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास भी 2p खाली है और कार्बन के पास भी 2p है, तो खाली नहीं मतलब ऑक्सीजन का भी 2p है, ऑक्सीजन के पास 3p तो है नहीं, तो ऑक्सीजन भी 2p है, कार्बन भी 2p है, तो 2p पाई बॉन्ड है। दिस इज 2p पाई बॉन्ड, समझे क्या, राइट। दिस गिव्स द लीनियर शेप टू द मॉलिक्यूल विद बोथ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। इंपॉर्टेंट, बॉन्ड लेंथ कितना है, 115 पिकोमीटर है। CO में मैंने बताया था, CO में मैंने बॉन्ड लेंथ कितना बताया था, मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्ड लेंथ बताया था तुमको कुछ शायद 113 पिकोमीटर के आसपास बताया था कि इसके आसपास बताया था, 1.13 एंगस्ट्रॉम था, मतलब 113 पिकोमीटर था। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कितना है, 115 पिकोमीटर है विद नो डायपोल मोमेंट। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड पैरामीटर्स याद होने चाहिए। फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ CO2। तो ये कैन बी आस्क्ड बाय NTA, इसको अटैक कर सकता है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ CO2। तो तुम्हें ऑर्गेनिक पता है तो तुम पढ़ चुके हो ये सब, ठीक है। तो ये बॉन्ड लेंथ देख लो जरा, ये बॉन्ड लेंथ इज इंपॉर्टेंट, 115 पिकोमीटर या 1.15 एंगस्ट्रॉम। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कितना है, ये जो मैंने बनाया कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज कितना, 115 पिकोमीटर। और CO में मैंने क्या बताया था, CO में मैंने बताया था दिस इज 113 पिकोमीटर, ठीक है। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कंपैरिजन ऑफ, ये मुझे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, थोड़ा नोट्स ले लो। कंपैरिजन ऑफ CO एंड CO2। तो अगर हम लोग बात करें कंपैरिजन ऑफ CO एंड CO2 की, तो यहां से हमारे पास CO है और इधर पे हमारे पास CO2 है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, तो ये CO है, ये CO2 है, ठीक है। सो एज पर दिस व्हाट विल हैपन, तो पहला CO कैसा है, पॉइजनस है, बिकॉज ये पूछते हैं। CO2 कैसा है हमारे आसपास, CO2 मगर हम लोग आसपास ऐसा मर थोड़ी जाते हैं, ठीक है। इट इज नॉट पॉइजनस, नॉट पॉइजनस, ये CO2 जो है पॉइजनस नहीं है, ठीक है। बट लाइफ इज नॉट पॉसिबल इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। पॉइजनस नहीं है, बट लाइफ इज नॉट पॉसिबल, बट life is not possible in atmosphere of CO2, atmosphere of CO2 due to lack of O2, due to what, due to lack of oxygen, lack of oxygen। इस वजह से लाइफ इज नॉट पॉसिबल इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। बात समझे क्या? उसी तरह से सेकेंड वाला पॉइंट जो है, सेकेंड वाला पॉइंट हम लोग कंपैरिजन की बात करें, दिस बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम, CO बर्न्स विद अ पेल ब्लू फ्लेम या ब्लू फ्लेम, बर्न्स विद अ पेल ब्लू फ्लेम या सिंपल ब्लू फ्लेम, इस वजह से मैंने पेल को लिखा ब्रैकेट में। इट बर्न्स विद अ पेल ब्लू फ्लेम या ब्लू फ्लेम, गेटिंग ना, राइट। इट डज नॉट बर्न, ये बर्न नहीं होता, डज नॉट बर्न, डज नॉट बर्न। मतलब दैट मीन्स इट इज इटसेल्फ कंबस्टिबल गैस, इटसेल्फ कंबस्टिबल गैस। क्योंकि
क्योंकि अगर इसका कंबशन किया तो क्या होगा, CO प्लस हाफ O2, ये क्या देगा, ये CO2 देगा, ठीक है। बट CO जो है इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन, कंबस्टिबल गैस है बट इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन, डज नॉट सपोर्ट कंबशन, इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन। उसी तरह से CO2 ऑल्सो डज नॉट सपोर्ट कंबशन, डज नॉट बर्न एंड डज नॉट सपोर्ट कंबशन। ये ना ही बर्न होता है ना ही कंबशन को सपोर्ट करता है। क्लियर, क्लियर हो गया। उसी तरह से थर्ड, जैसा हम जानते हैं CO कैसा है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, एंड CO2 कैसा है, एसिडिक ऑक्साइड है, एज वी ऑल नो इट इज एसिडिक ऑक्साइड। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है एक कंपैरिजन, इसमें से कोई सा भी पॉइंट ऐसा पूछा जा सकता है तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लो, ठीक है। दोनों ही कैसे हैं, कलरलेस ओडरलेस है, दोनों ही कैसे हैं, कलरलेस ओडरलेस है, यस, कलरलेस एंड ओडरलेस। इसके लिए भी सेम, बोथ आर कलरलेस एंड ओडरलेस, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट, पॉइंट E, इसमें CO2 जो है इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, हमने देखे रिड्यूसिंग बिहेव्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, CO2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मेटलर्जी में यूज होता है। फिर मैंने और भी रिड्यूसिंग रिएक्शंस बताए इसके CO2 के, गेटिंग ना, CO के सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, गेटिंग ना, कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने रिएक्शंस बताया मेटलर्जी में यूज होता है, फिर मैंने I2O5 वाला रिएक्शन बताया, फिर मैंने फेलिंग सोल्यूशन वाला रिएक्शन बताया, ठीक है। मगर CO2 इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, CO2 जो है इट इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, CO2 is not a reducing agent, CO is a reducing agent, CO2 is not a reducing agent। बात समझे क्या, गॉट इट, राइट। नाउ उसके बाद उसी तरह से वी हैव पॉइंट नंबर है नेक्स्ट। अभी ये पूछा जाता है कि दोनों में डेंसिटी किसका ज्यादा है। पहली बात, डेंसिटी ऑफ CO ये बता देता हूं, दिस इज 1.25 ग्राम पर लीटर्स, एंड यहां पे डेंसिटी ऑफ CO2 दिस इज कितना, 1.977 ग्राम पर लीटर। बात समझे क्या। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉब्ली द लास्ट पॉइंट, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है, मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब फॉर्मेशन रिएक्शन ना। अगर मैं यहां पे कहूं फॉर्मेशन रिएक्शन, अगर मैं कहूं फॉर्मेशन रिएक्शन, इसका फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होगा, मैंने ऑलरेडी हिंट दिया था जब मैं क्या पढ़ा रहा था, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा था। मैंने कहा था फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन रिएक्शन वो होता है इन विच अ सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो CO के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स, और CO भी स्टैंडर्ड स्टेट में फॉर्म होगा, समझे क्या। तो इसका मतलब इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन है कितना, -110.5 किलो जूल पर मोल, -110.5 किलो जूल पर मोल, ये है इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन, किसका, CO का, ठीक है। अब चलो यही चीज देखते हैं CO2 में, CO2 का फॉर्मेशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, फिर इसको हम लोग कंपेयर करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। CO2 का फॉर्मेशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, CO2 का फॉर्मेशन रिएक्शन होगा, फॉर्मेशन रिएक्शन दिस विल बी कितना, कार्बन सॉलिड प्लस कितना, O2 गैस, ये क्या देगा, ये देगा CO2 गैस। बात समझे क्या। तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब फॉर्मेशन रिएक्शन में जो हीट रिलीज हुआ, समझे क्या, दिस इज कितना, -393.5 किलो जूल पर मोल, समझे क्या। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब CO फॉर्म हो रहा है तो हीट रिलीज कितना हो रहा है, दिस इज द हीट रिलीज, और हीट रिलीज कितना,
जब CO फॉर्म हो रहा है तो हीट कितना रिलीज हो रहा है, CO के फॉर्म होते टाइम हीट रिलीज कितना हो रहा है 110.5 किलो जूल पर मोल, और जब CO2 फॉर्म हो रहा है तो हीट ज्यादा रिलीज हो रहा है 393.5। तो जहां पे ज्यादा हीट रिलीज हो गया मतलब वहां पे एनर्जी कंटेंट क्या हो गया, कम हो गया ना, गेटिंग ना। तो क्या कहेंगे, ये कहा जाएगा कि सिंस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 is more negative than heat of formation, standard heat of formation of CO. Therefore, CO2 has what? Lesser energy content. CO2 has lesser energy content than what? CO. तो अगर CO2 का लेसर एनर्जी कंटेंट देन CO है तो CO2 इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल देन CO, गेटिंग ना। तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। CO2 इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन CO, गेटिंग ना। तो क्या कहा जाएगा, दैट इज CO2 इज थर्मोडायनेमिकली, मतलब हीट कंटेंट के हिसाब से थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन CO. CO2 इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन CO। बात समझ में आ गई, ठीक है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन ऑफ CO एंड CO2 में, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को थोड़ा ढंग से देख लो, अच्छे से पढ़ लो, CO2 एंड CO, ठीक है। फिर उसके बाद फिर एक और चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है जो शायद बुक में नहीं दी गई है, मैंने तुमको कुछ लेस स्टेबल ऑक्साइड्स बताए थे ऑफ कार्बन, तो वो चीज़ एक बार देख लेते हैं क्योंकि इससे कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो लेस स्टेबल ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, तो अगर हम बात करते हैं लेस स्टेबल ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की, तो लेस स्टेबल ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन क्या था, C3O2 था कार्बन सब ऑक्साइड, C5O2 बोला था मैंने, C5O2 समझे क्या, एंड क्या C12O9, ठीक है। तो इसमें से स्पेशली जो कार्बन सब ऑक्साइड है विच इज C3O2, समझे क्या, C3O2 को क्या बोलते हैं, C3O2 को बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड कैसे आता है, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ मैलोनिक एसिड। अभी तुमने ऑर्गेनिक में कॉमन नेम्स पढ़े होंगे, ऑब्टेन्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं अभी बता देता हूं। ऑब्टेन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ मैलोनिक एसिड, क्योंकि ये एसिड है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या यूज होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो यूज होगा वो भी एसिडिक होगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज्ड इज P4O10, मैंने बताया था P4O10 इज एसिडिक ऑक्साइड। इस वजह से क्योंकि हम लोग कोई भी बेसिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि बेसिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा, एसिडिक इस मैलोनिक एसिड साथ कंबाइन कर जाएगा। हमें कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, हमें रिएक्शन नहीं चाहिए, हमको बस वाटर को रिमूव करना है। मैंने बताया था डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, जो केमिकली कंबाइंड वाटर रिमूव करता है, और ड्राइंग एजेंट क्या करता है, वो मॉइस्चर को रिमूव करता है। मॉइस्चर जो है केमिकली कंबाइंड नहीं होता है, बात समझे क्या। तो मैलोनिक एसिड क्या है, मैलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, COOH एंड COOH, समझे क्या। यहां पे क्या कर दो, P4O10 डाल देंगे हम लोग, एंड इसको क्या कर दिया जाएगा, हीट कर दिया जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा C3O2 प्लस कितना 2H2O। तो ये देख लो जरा कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कार्बन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन सब ऑक्साइड, ठीक है, राइट। एंड देन देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ कार्बन सब ऑक्साइड, वो सिंपल से हैं, वो भी देख लो एक बार। रिएक्शंस ऑफ कार्बन सब ऑक्साइड, तो इस तरह से कार्बन सब ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, समझे क्या, राइट। कभी कभार ऐसा पूछ लेते हैं। तो फिर उसके बाद रिएक्शंस ऑफ C3O2, तो सिंपल रिएक्शंस है। तो C3O2 पहला वाला रिएक्शन C3O2 प्लस वाटर
2 वाटर, तो क्या दे देगा ये मैलोनिक एसिड दे देगा, CH2 COOH एंड COOH, ये क्या हो गया, ये हो गया मैलोनिक एसिड, दिस विल गिव यू मैलोनिक एसिड। पहला, दूसरा वाला ये पहला रिएक्शन हो गया इसका, समझे क्या। उसी तरह से इसका ये दूसरा रिएक्शन क्या हो जाएगा, दूसरा रिएक्शन क्या हो जाएगा, C3O2 प्लस HCl, C3O2 प्लस HCl। तो तुम लोग अभी ऑर्गेनिक में तुम लोग शायद पढ़ चुके हो ना, कार्बोनिल कंपाउंड्स प्लस 2 HCl, समझे क्या। तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा CH2 C डबल बॉन्ड O एंड Cl, और उसी तरह से CH2 C डबल बॉन्ड O एंड Cl, मतलब दिस इज मैलोनिल क्लोराइड। ऊपर मैलोनिक एसिड था, अभी ये क्या आ गया, ये हो गया मैलोनिल क्लोराइड। बात समझे क्या। ऐसे मैंने स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखा है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, और CH2 COCl या COCl, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मैलोनिल क्लोराइड, दिस बिकम्स मैलोनिल क्लोराइड, ठीक है। फिर थर्ड लास्ट C3O2 प्लस, क्योंकि कार्बन सब ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, नो डाउट दिस इज एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड जो ये एसिडिक ऑक्साइड है, मैंने स्ट्रक्चर बताया तुमको इसका, दिस इज एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड। तो दिस विल रिएक्ट विद व्हाट, अमोनिया ऑल्सो, तो अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो डेफिनेटली क्या आएगा, अमाइड आएगा, समझे क्या, राइट। ये रिएक्शन तुमने पढ़े होंगे कार्बोनिल में, या डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O NH2, और इधर से भी क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O NH2, यहां से भी आ जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड NH2, या फिर ये क्या हो गया CH2 CONH2, ये क्या हो गया CONH2, सिंपल रिएक्शन है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मैलोनिल अमाइड, दिस बिकम्स मैलोनिल अमाइड, क्लियर ना। सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ C3O2। तो C3O2 बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन इज डन, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना अच्छे से, सिंपल सिंपल रिएक्शन है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। पहले सिलिकॉन डाइऑक्साइड पढ़ा देता हूँ, फिर जो सिलिकॉन्स है उसके अलग नोट्स हैं, बिकॉज एनसीईआरटी में बहुत कम दिया गया। तो देख सकते हैं हम लोग कि अपने अपने नोट्स में देख सकते हो, अपने अपने बुक्स में देख सकते हो। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड मतलब क्या, सैंड। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दिस कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सैंड, क्वार्ट्ज, देयर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है ना। सो हमें पता है कि 95% ऑफ द अर्थ क्रस्ट 95% of the earth crust is made up of silica only, समझे क्या, and silicates। तो silicon dioxide which is commonly known as silica occurs in the various forms जैसे quartz, crystallobelite, tridymite are some of the crystalline forms of silica। ये क्या है, ये allotropes of silica है। तो सिलिका के एलोट्रोप्स क्या क्या हो गए, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ सिलिका, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ सिलिका। देखो एनसीईआरटी में जो लिखा है वो तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ सिलिका। सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है, SiO2 होता है। तो इसके क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स क्या क्या हो गए, ये हो गए क्वार्ट्स, पहला हो गया क्वार्ट्स, दूसरा हो गया क्रिस्टोबेलाइट एंड तीसरा हो गया ट्रिडिमाइट, समझा क्या। सो दीज आर द क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ सिलिका, समझे क्या। एंड दे ऑल आर इंटरकन्वर्टेबल, देख सकते हो अपने नोट्स में, दे ऑल आर इंटरकन्वर्टेबल, समझे क्या, एट सुटेबल टेम्परेचर, राइट। तो ये क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स हैं सिलिका के, SiO2 के, सिलिका के, समझे क्या। फिर उसके बाद सिलिकॉन डाइऑक्साइड
Silica is actually silicon dioxide only. SiO2 is a covalent solid. SiO2 जो है कोवलेंट मॉलिक्यूल नहीं है. क्या लिखा है? कोवलेंट 3 डायमेंशनल ना, तो कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा क्रॉस लिंक थोड़ी होता है. सो इट इज अ कोवलेंट सॉलिड. SiO2 जो है ये भी एक कोवलेंट सॉलिड है. SiO2 इज अ कोवलेंट सॉलिड. जैसे डायमंड है कोवलेंट सॉलिड, उसी तरह SiO2 भी कैसा है? कोवलेंट सॉलिड है. बात समझेगा? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 इज अ कोवलेंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड. मतलब आगे ना, इट इज अ कोवलेंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड. सो इट इज अ कोवलेंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड, राइट. मतलब SiO2 इज अ कोवलेंट सॉलिड, राइट. इन विच, अब ये इंपॉर्टेंट है, ईच सिलिकॉन एटम is covalently bonded in a tetrahedral manner to 4 oxygen atoms. मतलब यहां पे पहली बात SiO2 में क्या कह रहे हैं? Each silicon is tetrahedrally, मतलब सिलिकॉन क्या हो गया? बॉन्डेड टू कितना? 4 ऑक्सीजन. इंपॉर्टेंट, NTA पूछेगा. Whereas each oxygen in turn is covalently bonded to another silicon atoms as shown in the diagram. देखो जरा, each oxygen, हर एक ऑक्सीजन कितने सिलिकॉन से अटैच्ड है? ये वाला ऑक्सीजन कितने सिलिकॉन से अटैच्ड है? 1 और ये 2. ये वाला ऑक्सीजन कितने Si से अटैच्ड है? 1 और ये 2. ये वाला ऑक्सीजन कितने Si से अटैच्ड है? 1 और ये 2. समझ गया? उसी तरह ये वाला ऑक्सीजन पकड़ो, कितने SI से अटैच्ड है? 1 और ये 2. तो यहां पे क्या बताएंगे? ईच ऑक्सीजन, पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं कि ईच ऑक्सीजन इन टर्न कोवलेंटली बॉन्डेड टू अनदर सिलिकॉन एटम एज शोन इन डायग्राम. ईच कॉर्नर इज शेयर्ड विद अनदर टेट्राहेड्रॉन. अभी मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, ठीक है. तो ईच ऑक्सीजन, whereas each oxygen is bonded to कितना? 2 सिलिकॉन एटम्स. ईच ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू कितने? 2 सिलिकॉन एटम्स. और फिर क्या कह रहे हैं? ईच कॉर्नर इज शेयर्ड विद अनदर टेट्राहेड्रॉन. तो मतलब एक तरह से अगर हम लोग यहां पे सिलिकॉन को बनाते हैं, क्या कह रहे हैं कि सिलिकॉन इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है. एंड ईच कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, क्या कह रहे हैं? ईच कॉर्नर इज शेयर्ड विद अनदर टेट्राहेड्रॉन. ईच कॉर्नर इज शेयर्ड विद अनदर टेट्राहेड्रॉन. मतलब ये आउटलाइन में बना देता हूं टेट्राहेड्रॉन का. दिस इज द आउटलाइन ऑफ व्हाट? टेट्राहेड्रॉन. तो इसका हर एक कॉर्नर, अभी तो मैं यहां पे एक ही कॉर्नर को शेयर कराऊंगा, एक कॉर्नर नहीं, हर एक कॉर्नर इज शेयर्ड विद अनदर टेट्राहेड्रॉन. तो ये वाला ऑक्सीजन इस वाले सिलिकॉन से बॉन्डेड है, उसी तरह ये वाला ऑक्सीजन दूसरे सिलिकॉन से भी ऐसा बॉन्डेड है, इस तरह से, ऐसे एंड लाइक दिस. समझ गया? तो ये वाला जो कॉर्नर है ये इस तरह से, ऐसा, इन दिस मैनर, SiO. तो अभी मैं बस एक ही कॉर्नर को शेयर करा रहा हूं. समझे क्या? उसी तरह से जितने भी कॉर्नर्स हैं, उसी तरह से मैं ये वाले कॉर्नर को भी ऐसे शेयर करा सकता हूं. आई कैन जस्ट शो द शेयरिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉर्नर ऑल्सो. हर एक कॉर्नर, एवरी कॉर्नर इज शेयर्ड विद अनदर टेट्राहेड्रॉन. ये देख सकते हो, ये हो गया SI. समझे क्या? ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया. गॉट इट? और ये क्या हो गया? ये हो गया इस तरह से. तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे. समझे क्या? तो हमें दिख रहा है कि अभी तो मैंने बस ये एक शेयर दिखाया, ये शेयरिंग दिखाया. उसी तरह से बाकी जो कॉर्नर्स, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, फिर जो बच गया ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये मतलब सारे के सारे कॉर्नर्स जो हैं, सारे के सारे कॉर्नर्स जो हैं ऐसे किसी ना किसी दूसरे टेट्राहेड्रॉन से ऐसे जॉइंड हैं, इस तरह से, ऐसा. ईच कॉर्नर इज बीइंग शेयर्ड विद अनदर टेट्राहेड्रॉन. तो इसको बस मैं ऐसे ऐसे एक बार बना के ऐसे छोड़ देता हूं. इसको ऐसे इस तरह से ऐसे बना के ऐसे छोड़ देता हूं, इन दिस मैनर, इन दिस मैनर. उसी तरह से इसको भी एक बार ऐसे बना के ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसा ही होता. तो जब इस तरह से होगा तो कैसा होगा? ऐसा बहुत ही बड़ा ऐसा क्रॉस लिंक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा.
तो अगर ये चलो अगर ये क्रॉस लिंक ऐसा नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बन गया तो दिस गिव्स व्हाट, तो यहां पे क्या दिख रहा है हमें, यहां पे हमें दिख रहा है कि ईच सिलिकॉन अटैच टू कैसा 4 ऑक्सीजन टेट्राहेड्रली, समझे क्या, राइट। सिलिकॉन इज sp3 सिलिकॉन है। उसी तरह से ईच ऑक्सीजन अटैच टू कितने 2 सिलिकॉन, समझे क्या, ईच ऑक्सीजन इज अटैच टू कितना 2 सिलिकॉन इन बेंट और एंगुलर मैनर, एंगुलर शेप, समझे क्या, एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो व्हाट sp3। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो मैंने अरेंजमेंट बनाया, ये जो पूरा अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट गिव्स अ डेंस, दिस बिकम्स अ डेंस, दिस बिकम्स जायंट, दिस बिकम्स 3-dimensional network solid of SiO2. This gives a dense, giant and 3-dimensional network solid of SiO2. बात समझे क्या। अभी मैंने यहाँ पे सारे ऑक्सीजन को शेयर नहीं कराया, अभी तुम समझ जाओ और इसके हिसाब से तुम ऐसे समझ सकते हो। ये जो यहाँ पे 2D डायग्राम के फॉर्म में दिखाया गया है, कोशिश करी गई यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की, तो वही कह रहे हैं कि द एंटायर क्रिस्टल ऑफ SiO2 में बी कंसिडर्ड एज अ जायंट मॉलिक्यूल इन विच 8-membered rings are formed with alternate silicon and oxygen atoms. The entire SiO2, ये इंपॉर्टेंट है, 8-membered rings are formed with alternate silicon and oxygen atoms. अगर हम लोग पूरा इसको ऐसा ज्वाइन कर देंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, 8-membered rings फॉर्म हो जाएंगे विद ऑल्टरनेट सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स, समझे क्या। तो यहां पे इसकी दूसरी खास बात लिख लो, मतलब सारे बुलेट पॉइंट्स हैं, समझे क्या। एंड यहां पे क्या है, 8-membered rings, यहां पे क्या कह रहे हैं, 8-membered rings, 8-membered rings are formed with, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आर फॉर्म्ड विद ऑल्टरनेट सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स, समझे क्या। तो फिर यहां पे जो 2D डायग्राम दिया गया, जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया, तो वहां से 8-membered रिंग्स को क्या तुम पकड़ सकते हो, क्या तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो वो कौन से 8-membered रिंग्स है। देखो ना, जस्ट कंसिडर ऑल्टरनेट सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स, तो अगर तुम ऑल्टरनेट सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स की बात करोगे तो जो पूरा असेंबली आएगा वो 8 मेंबर्स का असेंबली आएगा, गेटिंग ना, ऑल्टरनेट सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स की अगर तुम बात करोगे, गेटिंग ना, तो वो 8 मेंबर्स का असेंबली आएगा, समझे क्या। तो 1 2 3 और फिर यहाँ पे ये 4, ऐसे देख लो, ऑल्टरनेट सिलिकॉन ऑक्सीजन एटम, एक मतलब ये सिलिकॉन फिर ऑक्सीजन, फिर ये ऑल्टरनेट सिलिकॉन, समझे क्या, फिर ये ऑल्टरनेट ऑक्सीजन, फिर ये ऑल्टरनेट सिलिकॉन, 1 2 3 4 5, फिर इस तरह से ऐसा, इस तरह से ऐसा, और फिर ऐसा ये 8-membered रिंग्स बन जाएंगे ऐसे, और विद ऑल्टरनेट सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स, समझे क्या। तो अगर हम लोग जैसे यहाँ पे कुछ भी ऐसा देखते हैं, तो अगर ऐसे भी पकड़ा तुमने 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर तुम कोई भी एक रिंग को पकड़ो, कोई भी एक रिंग को पकड़ो, जो 8-membered रिंग्स कौन से हैं, ये वाले रिंग है, ये वाला रिंग, कोई भी एक रिंग पकड़ लो, इसमें ऑल्टरनेट सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम्स के जो है वो मेंबर्स हैं, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर रिंग, कितने मेंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी बात कर रहे हैं, दिस इज अ 8-membered रिंग, दिस इज अ 8-membered रिंग, ये है 8-membered रिंग ऑफ ऑल्टरनेट सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स, इसकी बात करी जा रही है। जो कह रहे हैं ना 8-membered रिंग्स ऑफ ऑल्टरनेट सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम है, वो ये वाला 8-membered रिंग है, समझे क्या। तो SiO2 हैज गॉट 8-membered रिंग्स आर फॉर्म विद ऑल्टरनेट सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, बात समझे क्या। देन उसके बाद ये देख लो जरा एक बार कि सिलिका इन द नॉर्मल फॉर्म is almost non-reactive obviously because of very high dense silicon oxygen bonding, समझे क्या। it resists the attack by halogens, तो SiO2 in the normal form it is non-reactive because of the dense
नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड्स, ठीक है। इट रेजिस्ट द अटैक बाय हैलोजन, हैलोजन का कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइड्रोजन डालोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, एंड मोस्ट ऑफ द एसिड्स एंड मेटल्स का कुछ फर्क नहीं पड़ता इवन एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स। बट ये जो इंपॉर्टेंट है, ये एनटीए पूछेगा, ये जेईई एडवांस भी पूछ सकता है, ये नीट भी पूछ सकता है। SiO2 is attacked by HF and NaOH. This is important. SiO2 is attacked by HF and NaOH. ये important है। SiO2 पे HF and NaOH अटैक करते हैं। किस तरह से अटैक करते हैं? SiO2 प्लस NaOH क्या देगा? Na2SiO3 प्लस वाटर, एंड SiO2 प्लस HF क्या देगा? SiF4 प्लस 2H2O। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एनटीए इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, समझे क्या? तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में बी आस्क्ड बाय एनटीए फ्रॉम दिस पोर्शन। गॉट इट? राइट। तो SiO2 इज नॉन रिएक्टिव, तो इन सिंपल वर्ड्स बाकी जो पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है वो देख सकते हो। SiO2 जो है इट इज नॉन रिएक्टिव, क्योंकि बिकॉज ऑफ SiO2 इट इज नॉन रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि ड्यू टू व्हाट? डेंस नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड्स which requires large energy, टू ब्रेक। इसको तोड़ने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इस वजह से ये जो है ये कैसा है? ये नॉन रिएक्टिव। इट रिक्वायर्स लार्ज एनर्जी टू ब्रेक, दैट इज व्हाई SiO2 इज व्हाट? नॉन रिएक्टिव। हाउएवर जो बताया जा रहा है, हाउएवर SiO2 इज अटैक्ड बाय व्हाट? NaOH एंड HF। NaOH क्या है? SiO2 हमने इन जनरल क्या पढ़ा था? ये एसिडिक ऑक्साइड पढ़ा था ना हमने। ये SiO2 इज एसिडिक ऑक्साइड, समझे क्या? तो बिकॉज इट इज अटैक्ड बाय NaOH, तो डेफिनेटली SiO2 एसिडिक ऑक्साइड प्लस क्या? 2 NaOH, तो ये क्या दे देगा? ये दे देगा Na2SiO3। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, समझे क्या? Na2SiO3 प्लस कितना? H2O। एंड दूसरे के बाद क्या बात कर रहे हैं कि SiO2 इज ऑल्सो, दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस, समझे क्या? राइट। एंड दूसरा क्या बात कर रहे हैं? दूसरा ये बात कर रहे हैं कि SiO2 इज ऑल्सो अटैक्ड बाय HF। SiO2 प्लस कितना? 4HF। तो HF भी कैसा है? एसिडिक ऑक्साइड है, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? ये फॉर्म कर रहा है SiF4 प्लस क्या? SiF4 प्लस क्या चीज? प्लस 4H2O, 2H2O सर। ये क्या हो गया? 2H2O। गेटिंग ना? 2H2O, SiF4। करेक्ट? तो यहां पे जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि एसिडिक एंड बेसिक नेचर एब्सोल्यूट नहीं होता, वो रिलेटिव होता है। तो यहां पे दिस इज एक्टिंग एज एसिड बिकॉज HF इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एंड SiO2 इज अ वीकर, मतलब विद रिस्पेक्ट टू HF SiO2 विल एक्ट एज अ बेस, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। इस वजह से यहां पे आया SiF4 प्लस 2H2। तो SiO2 वैसे तो नॉन रिएक्टिव होता है, बट इट इज रिएक्टिंग विद NaOH एंड HF। अब उसके बाद जो यूजेस लिखे गए, ये यूजेस इंपॉर्टेंट है। क्वार्ट्स, इसके मतलब सिलिका के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो यूजेस को पढ़ना रहेगा, इंपॉर्टेंट है। तो क्वार्ट्स इज यूज एज अ पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल, समझे क्या? इट हैज मेड पॉसिबल टू डेवलप एक्सट्रीमली एक्यूरेट क्लॉक्स, मॉडर्न रेडियो, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशंस, तो ये इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ क्वार्ट्स। सिलिका जेल इज यूज एज अ ड्राइंग एजेंट, सिलिका जेल यूज एज अ ड्राइंग एजेंट एंड एज अ सपोर्ट फॉर क्रोमैटोग्राफिक मटीरियल्स एंड कैटलिस्ट। सिलिका जेल, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, सिलिका जेल ड्राइंग एजेंट तरह यूज होता है कि नहीं यूज होता है? तो यस भाई, सिलिका जेल इज अ ड्राइंग एजेंट, ढंग से पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। देन कैसलगूर एन अमॉर्फस, ये इंपॉर्टेंट, कैसलगूर व्हिच इज एन अमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका। सिलिका के हमने 3 एलोट्रोप पढ़े ना, क्रिस्टलाइन फॉर्म एलोट्रोप पढ़े ना हमने सिलिकन के, मैंने पिछले बैच में लिखा था ना, 3 एलोट्रोप देखे थे हमने, क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ सिलिका,
SiO2, समझे क्या? मैंने यहां पे लिखा था क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स, कहां लिखा था? हाँ, इसी में ऐड कर लो, इसी में ऐड कर लो। अमॉर्फस एलोट्रोप ऑफ सिलिका, एमॉर्फस एलोट्रोप ऑफ सिलिका, ये क्या है? दिस इज कैसलगूर, तो वही लिखा है कैसलगूर, KIESELGHUR, दिस इज अमॉर्फस एलोट्रोप ऑफ सिलिका, ठीक है। इट इज यूज्ड इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स, यूज्ड इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स, समझे क्या? तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। तो ये SiO2 हो गया। नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू सिलिकॉन्स। तो सिलिकॉन्स इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन से क्वेश्चन आता ही आता है, अगर तुम प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो तुम्हें सिलिकॉन से क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें सिलिकॉन्स की, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट दूसरे नोट्स में आ रहा हूँ, वो नोट्स मैं व्हाट्सएप पे पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड एक बार हम लोग वो नोट्स पढ़ लेंगे, फिर देख लेते हैं कि भैया इसमें क्या क्या दिया गया है, ठीक है। फिर हम लोग इससे आके पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मैं सिलिकॉन्स के लिए आई एम जस्ट रेफरिंग टू द नेक्स्ट नोट्स, उसमें थोड़ा मैंने डिटेल में बनाया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है उसमें, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू सिलिकॉन्स। एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए इस वजह से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, जितना एनसीईआरटी का पार्ट है वो पूरा ही सिलेबस है, समझे क्या? राइट। तो लेट अस स्टार्ट विद सिलिकॉन्स। सिंपल है, जितने नोट्स दिए गए उतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। 4 पेज के नोट्स है। 4 पेज क्यों? क्योंकि उसमें बड़े बड़े डायग्राम बने हुए, इस वजह से 4 पेज के, अदरवाइज ज्यादा मटेरियल नहीं है ये सिलिकॉन्स के लिए। तो सिलिकॉन्स के बारे में सबसे पहले क्या कहा जा रहा है? सिलिकॉन्स के बारे में सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि सिलिकॉन्स क्या होते हैं? सिलिकॉन्स आर ऑर्गेनोपॉलीमरिक सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स आर ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स। इसको समझने के लिए कह सकते हो दैट सिलिकॉन्स आर ऑर्गेनिक सिलिकॉन पॉलीमर्स। सिलिकॉन्स आर ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स। ऑर्गेनो सिलिकॉन, सिंगल एल आता है सिलिकॉन में, ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स, दे आर ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स। ध्यान से देखना, हैविंग SiO-Si लिंकेज। ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स हैविंग क्या? SiO-Si लिंकेज, समझे क्या? ऑर्गेनो पॉलीमरिक सिलिकॉन नहीं, ऑर्गेनो, इसको काट दो, इसको काट दो, इसकी जगह क्या लिखा है मैंने? इसकी जगह लिखा है मैंने दे आर ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स हैविंग SiO-Si लिंकेज, ठीक है ना? दे आर नोन एज व्हाट? सिलिकॉन्स। अभी समझ में आएगा। फिर उसके बाद पहला वाला पॉइंट। सेकंड वाला पॉइंट क्या है? कैसे प्रिपेयर होते हैं? दे आर प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय पॉलीमराइजेशन, फॉलोड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, फॉलोड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अभी पॉलीमर सबने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़वाया है, मैंने नहीं पढ़ाया मगर मैंने पढ़वाया है, समझे क्या? सो दे आर प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑर्गेनो क्लोरो सिलिकॉन या ऑर्गेनो क्लोरो सिलिकॉन्स, समझे क्या? तो ये पहले पढ़ते जाओ, फिर अभी हम लोग देखते हैं, फिर समझ में आएगा। फिर ऑर्गेनो क्लोरो सिलिकॉन्स क्या होते हैं? दे आर एल्किल और एरिल डेरिवेटिव्स ऑफ SiCl4। दे आर एल्किल और एरिल डेरिवेटिव्स ऑफ SiCl4। तो यहां पे क्या बता रहे हैं? यहां पे बता रहे हैं कि सिलिकॉन्स क्या है? सिलिकॉन्स दे आर द ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स हैविंग SiO-Si लिंकेज। ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स हैविंग SiO-Si लिंकेज, उनको सिलिकॉन्स बोलते हैं। फिर ये सिलिकॉन्स कैसे बनते हैं? दे आर प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑर्गेनो क्लोरो सिलिकॉन्स, समझे क्या? राइट। ये सिलिकॉन्स कैसे बनते हैं? सिलिकॉन्स पहली बात होते क्या? ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स हैविंग SiO-Si लिंकेज। देन सिलिकॉन्स कैसे आते हैं? दे आर प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑर्गेनो क्लोरो सिलिकॉन्स। अभी समझ में आएगा, ठीक है? पहले टर्म्स के साथ ही फेमिलियर हो जाओ। फिर ये जो ऑर्गेनो क्लोरो सिलिकॉन्स है, ये कैसे आते हैं? ऑर्गेनो क्लोरो सिलिकॉन्स आर द एल्किल और द एरिल डेरिवेटिव्स ऑफ SiCl4, समझे क्या? तो सबसे पहले क्या? सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहले क्या आएगा, मतलब यहां पे क्या है? यहां पे है सबसे पहले ऑर्गेनो क्लोरो
सबसे पहला क्या बनेगा, सबसे पहला आएगा ऑर्गेनो क्लोरो सिलिकॉन, समझे क्या? ऑर्गेनो क्लोरो सिलिकॉन आएगा। फिर ऑर्गेनो क्लोरो सिलिकॉन का हम लोग क्या करेंगे, दूसरा ऑप्टेन एल्किल और एरिल डेरिवेटिव ऑफ सॉरी, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है, अब रिवर्स चलना पड़ेगा ना, सबसे पहले अपने पास है SiCl4, फिर SiCl4 का क्या करेंगे, ऑर्गेनो क्लोरो सिलिकॉन आएगा, सिलिकॉन आएगा इससे। ये क्या है, दिस इज एल्कल और एरिल डेरिवेटिव, एल्कल और एरिल डेरिवेटिव ऑफ SiCl4, ठीक है, राइट। तो किस तरह से, मतलब अभी एक हिंट दे रहा हूं, एक प्लेटफॉर्म सेट कर रहा हूं कि मतलब जैसे हमारे पास SiCl4 है, SiCl4 का एल्कल या एरिल डेरिवेटिव ऑफ SiCl4 ले लिया, तो ऑर्गेनो क्लोरो सिलिकॉन क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे जैसे RSiCl3, समझे क्या, जैसे R2SiCl2, जैसे R3SiCl, जैसे इस तरह से, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो ऑर्गेनो क्लोरो सिलिकॉन हो गए, ये जो ऑर्गेनो क्लोरो सिलिकॉन हो गए, इनका क्या कर दो, इनका क्या होगा, इनका हाइड्रोलिसिस होगा, इनका हाइड्रोलिसिस होगा, इनका हाइड्रोलिसिस होगा, प्लस उसके बाद क्या होगा, इनका होगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ये है, समझे क्या। एंड एक बार कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो गया, उसके बाद ये कंबाइन होकर क्या देंगे, ये देंगे हमें SiO-Si लिंकेज वाले कंपाउंड्स, जिनको बोलते हैं ऑर्गेनो SiO-Si लिंकेज, SiO-Si लिंकेज देगा, जिसको बोला जाएगा क्या, जिसको बोला जाएगा ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स, ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स। एंड ये ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सिलिकॉन, ये बोला जाता है सिलिकॉन, बात समझे क्या। तो इस तरह से जो लिखा हुआ अभी जो ये जो मैंने पढ़ के बताया अभी समझ में आ गया। पहले SiCl4 है, उसका क्लोरो डेरिवेटिव निकालो, समझे क्या। तो SiCl4 को अगर हमने रिएक्ट करा दिया प्लस CH3Cl के साथ, तो इसके क्लोरो डेरिवेटिव आ जाएंगे। तो SiCl4 का क्लोरो डेरिवेटिव जैसे RSiCl3, R2SiCl2, R3SiCl। फिर ये जो ऑर्गेनो क्लोरो सिलिकॉन आ गए हमारे पास, ये क्या है, ये सिलेन है, जैसे अल्केन होता है ना, वेट, तो ये क्या हो गए, ये हो गए ऑर्गेनो क्लोरो सिलेन्स, सिलेन्स बोल सकते हैं हम लोग, सिलेन्स, ऑर्गेनो क्लोरो सिलेन्स हो गई है, ठीक है। फिर ये जो ऑर्गेनो क्लोरो सिलेन्स हैं, ऑर्गेनो क्लोरो, जैसे क्लोरो अल्केन होता है उसी तरह से क्लोरो सिलेन है, उसी। अब क्या होगा, ये जो ऑर्गेनो क्लोरो सिलेन आया है, इसका हाइड्रोलिसिस करो और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करो। हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बाद क्या देगा, ये हमें देगा ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स देगा, ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स। एंड दिस ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स हैव SiO-Si linkages which are known as what, which are known as silicone, समझे क्या, राइट। अभी मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये चीज लिखो। अब चलो अब देखते हैं कि ऑर्गेनो क्लोरो सिलेन्स, ऑर्गेनो क्लोरो सिलेन्स, ये सही करो, ऑर्गेनो क्लोरो सिलेन्स, ऑर्गेनो क्लोरो सिलेन्स कैसे बनते हैं। तो ऑर्गेनो क्लोरो सिलेन बनाने के लिए क्या होगा, पहला मेथड क्या है, वी हैव RCl मतलब एल्किल क्लोराइड प्लस सिलिकॉन, हीट करो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, दिस विल गिव अस अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोसिलेन्स, ऑर्गेनो क्लोरोसिलेन्स। मतलब मेजर क्या होगा, मेजर होगा, ये पूछते हैं
मेजर क्या आएगा, मेजर होगा R2SiCl2, समझे क्या। देन R3SiCl एंड RSiCl3 इक्वल अमाउंट में होंगे। फिर उसके बाद R4Si एंड SiCl4 और कम होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका है क्या बनाना है हमें, सबसे पहला तरीका है ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन्स बनाने हैं। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन, ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन बनाने का पहला तरीका क्या है, फर्स्ट मेथड ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन, ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन बनाना है सबसे पहले, क्योंकि ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन का ही क्या किया जाएगा, हाइड्रोलिसिस होगा, उसके बाद उनका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा, तब जाकर हमें सिलिकॉन आएगा। तो ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन को कैसे बनाना है, वी विल टेक एल्किल क्लोराइड या एरिल क्लोराइड, दिस इज एल्किल और एरिल क्लोराइड, दिस इज एल्किल और एरिल क्लोराइड प्लस सिलिकॉन एंड हीट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो ये क्या देगा, ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स देगा, जिसमें मेजर क्या होगा, ये दिस विल गिव R2SiCl2, दिस इज मेजर एंड कितना 70%, समझे क्या। प्लस उसके बाद माइनर में क्या क्या आ गया, माइनर में आ गया R3SiCl प्लस RSiCl3, ये 10% है, समझे क्या। इतना तो तुम लोग पढ़ ही चुके हो ऑर्गेनिक में समझने के लिए। फिर सबसे कम क्या है, R4Si प्लस SiCl4, ये क्या है, ये 5% है, समझे क्या। ये तो ये मेजर है हमारे पास, ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए, दे ऑल बिकम व्हाट, दे ऑल बिकम ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन्स, दे आर ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन्स, समझे क्या, ये ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन्स है, राइट। फिर उसके बाद सेकेंड वाला तरीका क्या है, मैकेनिज्म आईयूसी में मैकेनिज्म इज नॉट रिक्वायर्ड, तो वो मैं नहीं बता रहा हूं। सेकेंड वाला तरीका क्या है, RMGX विग्नार्ड रिएजेंट प्लस SiCl4। तो ये तुमने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में कि SiCl4 प्लस RMGX क्या देगा, दिस विल अगेन गिव यू अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन्स, RSiCl3, R2SiCl2, R3SiCl, ठीक है। अगर X क्लोरीन है तो MgCl2, RMGX क्या हो जाएगा, RMgCl हो जाएगा, समझे क्या, राइट। एंड ये जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए RSiCl3, R2SiCl2, R3SiCl, they are separated by fractional distillation because of difference in boiling points। तो ये जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं they are separated by fractional distillation due to difference in boiling point। एंड इसका मैकेनिज्म क्या है, ये SN2 मैकेनिज्म से चलता है, SN2 मैकेनिज्म चलता है, ये दिया गया है, तुम देख के समझ जाओगे, तुमने SN2 मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इजिली। इसको रीड कर लो एक बार, देख लो जरा एक बार, समझे क्या। आईओसी का मैकेनिज्म पार्ट नहीं होता है, इस वजह से मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। ट्रांजिशन स्टेट एंड ऑल सर ने तुम लोगों को पढ़ाया होगा सारी चीजें, राइट। अब हमारे पास एक बार ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन आ गया, अब हमारे पास एक बार अब देखो अभी तुम लोग समझोगे, सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास, ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन्स आ गए, ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन आ गया हमारे पास, ठीक है। ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन्स R2SiCl2, ठीक है, RSiCl3, समझे क्या, R3SiCl। अभी क्या किया जाएगा, इनका किया जाएगा हाइड्रोलिसिस, एंड हाइड्रोलिसिस इज फॉलोड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। फिर एक बार कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो गया, उसके बाद क्या देगा, उसके बाद जाकर के ये देगा ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स, समझे क्या। उसके बाद ये देगा सिलिकॉन्स, उसके बाद आते हैं सिलिकॉन्स, उसके बाद सिलिकॉन्स आएंगे हैविंग SiO-Si लिंकेज, उसके बाद आएंगे सिलिकॉन्स। एंड दीज सिलिकॉन्स आर व्हाट, दीज सिलिकॉन्स आर ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स। अभी देखते हैं, तो अभी हम लोग हाइड्रोलिसिस वाले स्टेप में आए हैं। तो ये देख लिया हमने कि ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन कैसे बनता है, ये हमने देख लिया।
अब हम लोग हाइड्रोलिसिस वाले स्टेप में आए। हाइड्रोलिसिस में तुमको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो हाइड्रोलिसिस कैसे होगा मैंने ऑलरेडी बताया था कि वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को किससे अटैच करेगा, वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को अटैच करेगा किससे, सिलिकॉन से, ठीक ना, सिलिकॉन से अटैच करेगा तो वाटर का OH सिलिकॉन में आ जाएगा और जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो निकल जाएगा, गेटिंग ना। तो जैसे अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया R3SiCl, यहाँ पे पूरा ट्रांजिशन स्टेट दिखाया गया है। तो पहले वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को अटैच करेगा, फिर उसके बाद Cl क्या होगा, निकलेगा, इसका H+ निकलेगा, फिर Cl निकलेगा, मैंने ऐसे सिखाया है, समझे क्या। तो इसके पास क्या आ गया, OH आ गया प्लस HCl, समझे क्या। उसी तरह से अगर हमने ठीक है, तो ये क्या आ गया, अगर हमने R3SiCl का हाइड्रोलिसिस किया, अगर R3SiCl का हाइड्रोलिसिस किया तो ये क्या आ गया, R3SiOH, ये पहला है। एंड इसको हम लोग बोलेंगे चेन टर्मिनेटर, बिकॉज पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं ना, तो पॉलीमराइजेशन में चेन को रोकना पड़ेगा ना, चेन के प्रोपोगेशन को रोकना पड़ेगा ना, तो इसको बोला जाएगा चेन टर्मिनेटर। किसको, इसको R3SiOH। अगर हम लोग, हमारे पास तीन तरह के आए ना ऑर्गेनोक्लोरोसिलेंस, ऑर्गेनोक्लोरोसिलेंस तीन तरह के आए ना, एक आया हमारे पास R3SiCl आया, एक हमारे पास आया R2SiCl2 आ गया, और एक हमारे पास आ गया RSiCl3 आ गया, ठीक है। तो तीन तरह के हमारे पास ऑर्गेनोक्लोरोसिलेंस आए। इसमें हमने सबसे पहला जो हाइड्रोलिसिस किया है वो हमने सबसे पहला हाइड्रोलिसिस किसका किया है, सबसे पहला हाइड्रोलिसिस हमने किया है R3SiCl का, समझे क्या। इसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, मैकेनिज्म मैं तुम्हें सिखा चुका हूं। तो ये क्या देगा, ये देगा R3SiOH, यही है R3, मतलब क्या, दैट मीन्स ये क्या है, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट R3SiOH, R3SiOH। इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है चेन टर्मिनेटर, चेन को रोकने वाला, दिस इज नोन एज चेन टर्मिनेटर, समझे क्या। उसी तरह से दूसरा वाला हमारे पास क्या है, दूसरा वाला हमारे पास है R2SiCl2। तो ये जो R2SiCl2 है, इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा, ये हो गया R, ये हो गया R, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl। अगर इसका हाइड्रोलिसिस करना रहेगा तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लगने वाले हैं और ये 2 Cl निकल जाएंगे, इनके बदले क्या आ जाएगा, इनके बदले 2 OH आ जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, Si R R, ये आ गया OH। मुझे पता है ये सारा हाइड्रोलिसिस एंड ऑल आता है, इस वजह से मैंने हाइड्रोलिसिस पहले ही सिखा के रखा हुआ है, समझे क्या। ये आ गया प्लस क्या, 2HCl। तो ये क्या बन गया, ये बन गया R2SiOH होल ट्वाइस। इसको क्योंकि हम लोग कंडेंसेशन, हम लोग पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, तो दिस विल बी द चेन रिपीटिंग यूनिट, दिस विल बी चेन propagation unit, propagation unit, R2SiOH whole twice, this will be chain propagation unit या फिर बोलो chain formation unit, समझे क्या। दूसरा, पहला वाला क्या था, पहला वाला हमारा ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन था, ये वाला R3SiCl, दिस इज फर्स्ट वन R3SiCl, मतलब ये क्या है, ये है R3SiCl हाइड्रोलिसिस, नोट्स में भी सब लिखा हुआ है। उसी तरह से तीसरे वाले में अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया, ये हमारा क्या है, RSiCl3। तो अगर हमने इसका पहले स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो ये R है, ये Cl है, ये Cl है और ये Cl है, इसको कितना लगेगा, इसको लगेगा 3H2O। तो 3H2 लगेगा तो तीनों के तीनों क्लोरीन निकल जाएंगे और इनके बदले क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, RSi R, और ये आ गया OH, ये आ गया OH और ये आ गया OH प्लस क्या 3HCl, समझे क्या। तो ये जो आया है, ये जो आया है, दिस इज नथिंग बट RSiOH होल थ्राइस। इसको दिस विल बी क्रॉस लिंक्ड यूनिट। अगर हमें क्रॉस लिंक पॉलीमर बनाना है, अगर हमें क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन बनाना है तो हम लोग इसको यूज करेंगे। अगर हमें क्रॉस लिंक सिलिकॉन बनाना है तो हम लोग किसको यूज करेंगे, RSiCl3 को यूज करेंगे, RSiCl3 टू गिव क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन, टू गिव क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। अभी सारे स्ट्रक्चर समझ में आएंगे क्योंकि इसने क्या दिया, इसने RSiOH होल थ्राइस दिया, ये वाला। तो ये क्रॉस लिंक्ड यूनिट है, क्रॉस लिंक सिलिकॉन बनाने में काम आएगा, पॉलीमराइजेशन करेंगे, समझे क्या। उसी तरह से बाकी दो जो है
ये बाकी दो जो हैं मतलब R3SiCl and R2SiCl2 they give linear and cyclic silicon. They give linear and cyclic silicon. cyclic silicon. इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है R2SiCl2 क्योंकि ये क्या है, ये तो चेन टर्मिनेटिंग यूनिट है, समझे क्या? राइट तो ये हाइड्रोलिसिस तो मैंने सिखाया है, मैं हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म तो नहीं सिखा रहा हूँ, बस मैं तुमको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि क्या क्या है। तो वही सारी चीजें लिखी हुई हैं इसमें नोट्स में। क्या क्या है, R3SiCl बता दिया, इसका हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट ये है, R2SiCl2 का हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट ये है, मतलब इसका ये स्ट्रक्चर है एंड दिस इज अ चेन फॉर्मिंग यूनिट या चेन प्रोपोगेटिंग यूनिट। उसके बाद RSiCl3 का हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट ये है एंड अगर हमें क्रॉस लिंक सिलिकॉन चाहिए तो हमें इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हमें चेन सिलिकॉन चाहिए तो फिर हमें इन दोनों को यूज करना पड़ेगा। ये R2SiCl2 क्या करेगा, R2SiCl2 चेन को प्रोपोगेट करेगा, चेन को बढ़ाएगा एंड R3SiCl चेन को टर्मिनेट कर देगा, बिकॉज पॉलीमर में कहीं ना कहीं तो चेन को टर्मिनेट करना रहता है, ठीक है ना। राइट तो जो मैंने बताया ये पहले दोनों क्या चेन सिलिकॉन्स एंड साइक्लिक सिलिकॉन में भी काम आते हैं, ठीक है ना। एंड दिस इज यूज्ड टू गिव व्हाट, दिस इज यूज्ड टू गिव क्रॉस लिंक्ड यूनिट। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे मैंने लिख के दिया है R3SiCl and R2SiCl2 give linear and cyclic silicon, linear and cyclic silicon, linear and cyclic silicon, समझे क्या? एंड ये वाला RSiCl3 ये RSiCl3 this will give you cross linked silicon, समझे क्या? चलो अब देखते हैं, अब किसकी बारी आई? अब बारी आई है हाइड्रोलिसिस कर लिया। देखो स्टेप्स देखो जरा, स्टेप्स देखो जरा। अभी हमने ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन बना दिया, फिर हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया। अभी बारी आई किसकी? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की बारी आई है। तो चलो अब देखते हैं कि इसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन किस तरह से होगा, ठीक है। नाउ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, रिमूवल ऑफ स्मॉल ग्रुप्स, तो ये डेफिनेशन है, रिमूवल ऑफ स्मॉल ग्रुप्स जैसे वाटर या अल्कोहल ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इज नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे उल्टा लिखा है, इज नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ऐसे समझदार हो तुम लोग, बुद्धू नहीं हो, समझ गए हो। इसको बोलते हैं क्या? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये ऐसे और ये ऐसे, समझे क्या? नाउ अब देखो टाइप्स ऑफ सिलिकॉन्स। अब सिलिकॉन्स बनने स्टार्ट हुए, अब पॉलीमराइजेशन होना क्या हुआ है? स्टार्ट हुआ है। नाउ द पॉलीमराइजेशन हैज स्टार्टेड, ठीक है। तो डाई सिलिकॉन या पायरोसिलिकॉन, डाई सिलिकॉन या पायरोसिलिकॉन, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? R3SiCl, क्योंकि R3SiCl को चेन तो बढ़ाएगा नहीं, चेन को टर्मिनेट ही करता है। तो अगर मैं डाई सिलिकॉन या पायरोसिलिकॉन चाहिए तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा? R3SiCl। R3SiCl का क्या किया जाएगा? वाटर डाला जाएगा। वाटर डाला जाएगा तो क्या दे देगा? ये दे देगा R3SiOH। और R3SiOH में क्या करो? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कर दो। किस तरह से? किस तरह से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कर दो R3SiOH में? ये ऐसे और ये ऐसा, ये R3SiOH और दूसरा वाला भी, ये हो गया R, ये हो गया OH, ये हो गया R और ये हो गया R। इसका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कर दिया, मतलब क्या? वाटर को निकाल दिया, माइनस वाटर कर दिया, तो ये क्या दे देगा? ये दे देगा SiOSi। ये हो गया R, ये हो गया R, ये भी हो गया R और ये आ गया R, R एंड R, समझे क्या? इस वजह से ये फॉर्मूला देख रहे हो, समझे क्या? ये R3SiOH कहां से आया? इसके हाइड्रोलिसिस से आया। तो ये क्या है? दिस इज डाई और पायरोसिलिकॉन, दिस इज डाई और पायरोसिलिकॉन। बात समझे क्या? राइट, सो दिस बिकम्स डाई और पायरोसिलिकॉन। सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं, मैंने समझा दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमारी बारी आती है किसकी? चेन सिलिकॉन की, ठीक है। तो डाई और पायरोसिलिकॉन के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? स्टार्टिंग मटेरियल इज R3SiCl, स्टार्टिंग मटेरियल इज R3SiCl। अब अगर हमें बनाना है क्या? चेन सिलिकॉन बनाना है, तो चेन सिलिकॉन मतलब क्या? स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा? स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा इसके लिए? क्योंकि चेन बनाना है ना, लंबा चेन बनाना है ना, तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा? स्टार्टिंग मटेरियल किससे होगा? R2SiCl2, समझे क्या? इसका क्या किया जाएगा? हाइड्रोलिसिस किया जाएगा। स्टार्टिंग मटेरियल R2SiCl2 है, देन दिस R2, दिस इज स्टार्टिंग मटेरियल इज R2SiCl2।
R2SiCl2 का हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो ये क्या देगा, ऑन हाइड्रोलिसिस दिस विल गिव यू R2SiOH whole twice, गेटिंग ना, एंड देन R2SiOH whole twice के जो स्ट्रक्चर्स आए हैं अब इनका हम लोग करने वाले हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। किस तरह से इनका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा, ये हो गया R, ये हो गया R, एक OH इधर और एक OH इधर, समझे क्या, उसी तरह से ये Si, ये हो गया R, यहां पे ये OH, ये हो गया R और यहां पे OH, ऐसे कई सारे यूनिट्स को हम लोग लेकर आ गए, ये Si, ये हो गया R, ये हो गया OH, ये हो गया R और ये हो गया OH, ऐसा। तो ऐसा अगर हम लोग इसको कंटिन्यू करते जाएंगे तो ये वाटर निकला, ये वाटर निकला, ठीक है ना, ऐसे वाटर को निकाल दो, उसी तरह से यहां से ये निकल जाएगा, यहां से ये निकल जाएगा। तो बेसिकली हमें यहां से कैसा दिखाई देगा, ये कैसा दिखने वाला है हमें, दिस विल अपीयर एज इन विच मैनर, Si R O R O, Si R R O, Si R R O एंड सो ऑन, इस तरह से, समझे क्या। तो अगर हम लोग इसमें ध्यान से देखने वाले हैं, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ध्यान से देखने पर हमें ये इसका हम लोग रिपीटिंग यूनिट भी बता सकते हैं ना, ठीक है ना। तो ये क्या है, दिस इज इनफाइनाइट चेन सिलिकॉन। पहला क्या है, दिस इज इनफाइनाइट चेन सिलिकॉन, दिस इज इनफाइनाइट चेन सिलिकॉन। सिलिकॉन हो गया ना, अब तो सिलिकॉन में आ गए ना हम लोग, देखो ना SiO-Si लिंकेज है, SiO-Si लिंकेज है इसमें, ठीक है। इसमें रिपीटिंग यूनिट क्या है, अगर तुम ध्यान से देखो तो रिपीटिंग यूनिट क्या है, दिस इज द रिपीटिंग यूनिट, ये रिपीटिंग यूनिट है, समझे क्या, दिस वन इज द रिपीटिंग यूनिट, SiO-Si लिंकेज है इसके पास। एक ऑक्सीजन को मुझे इसमें ऐसा इंक्लूड करना पड़ेगा, ये है रिपीटिंग यूनिट, तुम देख सकते हो ये वाला यूनिट जो है बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको भी मैं यहां पे भी ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं, मैं यहां पे भी ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं, Si R R एंड O, समझे क्या। तो फिर यहां पे भी तुम देख सकते हो कि ये जो है ये हो गया रिपीटिंग यूनिट, समझे क्या। तो इनफाइनाइट चेन सिलिकॉन जो है, इनफाइनाइट चेन सिलिकॉन जो है, इनफाइनाइट चेन सिलिकॉन, इसमें स्टार्टिंग मटेरियल क्या यूज किया हमने, हम लोग पहली बात कर रहे हैं किसकी, हम लोग पहली बात कर रहे हैं इनफाइनाइट चेन सिलिकॉन की। तो इनफाइनाइट चेन सिलिकॉन के लिए, इनफाइनाइट चेन सिलिकॉन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, फॉर इनफाइनाइट चेन सिलिकॉन ओनली R2SiCl2 as a starting material, as a starting material, सिंपल है, कठिन नहीं है कुछ भी, एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर इनफाइनाइट चेन सिलिकॉन एंड वी नीड नथिंग एल्स, समझे क्या, राइट। तो अगर हम लोग इसका फॉर्मूला लिखने को आए, तो इनफाइनाइट चेन सिलिकॉन में ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम Si R O R O, Si R R एंड O, समझे क्या, इस तरह से ऐसा होल N। सो ये क्या हो गया, ये हो गया इनफाइनाइट चेन सिलिकॉन, क्लियर हो गया, राइट। इनफाइनाइट चेन सिलिकॉन में द ओनली स्टार्टिंग मटेरियल दैट वी नीड इज, इनफाइनाइट चेन सिलिकॉन में द ओनली स्टार्टिंग मटेरियल दैट वी नीड इज व्हाट, R2SiCl2, nothing else we need in the infinite chain silicon, समझेगा। और तुम जैसे मैंने यहाँ पे बड़ा वाला रिपीटिंग यूनिट चूज किया, तुम कोई छोटा रिपीटिंग यूनिट भी चूज कर सकते हो। तुम ये भी बोल सकते हो कि नहीं सर मैं रिपीटिंग यूनिट ये ले रहा हूँ, हाँ ये भी सही है। तुम ये भी बोल सकते हो कि भाई हाँ दिस इज ऑल्सो रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट तुम ये भी बोल सकते हो, R2SiO, देखो ना हर जगह R2SiO, तुम ये भी रिपीटिंग यूनिट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो इनफैक्ट यही होना चाहिए रिपीटिंग यूनिट जो है यही होना चाहिए, R2SiO। मैं सही कर देता हूं, मैं अपने ही सही कर देता हूं,
रिपीटिंग यूनिट जो है यही है, रिपीटिंग यूनिट जो है यहां पे रिपीटिंग यूनिट जो है इसमें ये क्या है, ये है R2SiO। इसका तुम स्ट्रक्चर बना दो, ये हो गया R, ये O, R एंड लाइक दिस O, इस तरह से। ये है रिपीटिंग यूनिट, इतना, बस इतना। ये ऑक्सीजन काउंट नहीं है इसमें। तुम देखो ना, यही वाला स्ट्रक्चर जो बार बार रिपीट होता जा रहा है ना, तो रिपीटिंग यूनिट क्या है इसमें, इनफाइनाइट चेन सिलिकॉन में R2SiO। देखो जो मैंने येलो वाले ब्रैकेट में डाला है, R2SiO, दिस इज द रिपीटिंग यूनिट। ये सब क्वेश्चंस आते हैं, समझे क्या? सो दिस इज द रिपीटिंग यूनिट, गेटिंग? तो यहां पे लिख सकते हो कि R2SiO रिपीटिंग यूनिट इन द पॉलीमर, दिस इज द रिपीटिंग यूनिट इन द पॉलीमर, ठीक है। अब उसी तरह से चेन सिलिकॉन में अगर हमें क्या चाहिए, अगर हमें चाहिए फाइनाइट चेन सिलिकॉन, तो जैसे मैंने बताया फाइनाइट चेन सिलिकॉन मतलब चेन टर्मिनेटर होना चाहिए, चेन को रोकने वाला होना चाहिए। तो चेन टर्मिनेटर के लिए क्या चाहिए होगा, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, 2 टाइम्स ऑफ R3SiCl। R3SiCl क्या है, R3SiCl इज चेन टर्मिनेटर प्लस n-2 टाइम्स ऑफ R2SiCl2। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। इसको हमने 2 टाइम्स क्यों डाला, क्योंकि चेन के 2 एंड है ना। देखो ना, ये जो मैंने चेन बनाया है, ये जो मैंने चेन बनाया है, फाइनाइट चेन सिलिकॉन चाहिए ना, फाइनाइट चेन सिलिकॉन चाहिए अगर, तो ये जो चेन बनाया है, चेन के कितने 2 एंड्स है ना, एक एंड ये है, एक एंड ये है। तो चेन जो है इधर से भी रुकना चाहिए और चेन इधर से भी रुकना चाहिए। तो अगर इधर से चेन को रोकना है तो क्या चाहिए होगा, R3SiCl इधर चाहिए होगा, और अगर इधर से चेन को रोकना है तो यहां पे चाहिए होगा क्या, R3SiCl। इस वजह से 2 हैं R3SiCl, समझे क्या, राइट। और टोटल R2SiCl2 कितने हो जाएंगे, 2 तो ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, n-2 हो गए, समझे क्या। यहां पे अगर हमने इतना लिया n टाइम्स ऑफ R2SiO होल ट्वाइस, तो ये क्या देगा, होल n देगा, R2SiO का होल n। मतलब अगर हमने यहां पे ऐसे लिखा, इनफाइनाइट चेन सिलिकॉन में अगर हमने लिखा n टाइम्स ऑफ R2SiOH होल ट्वाइस, तो क्या देगा, RSiO R2SiO होल n। ये क्या है, इनफाइनाइट चेन सिलिकॉन, चेन सिलिकॉन, ठीक है ना। और अगर हमें फाइनाइट चेन सिलिकॉन चाहिए, अगर फाइनाइट चेन सिलिकॉन चाहिए तो स्टार्टिंग मटेरियल पे तो क्वेश्चन आता ही आता है, स्टार्टिंग मटेरियल पे तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, 2 टाइम्स ऑफ R3SiCl प्लस n-2 R2SiCl2, समझे क्या। तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। और मैंने बताया ये 2 टाइम्स ऑफ R3SiCl क्यों चाहिए होगा, क्योंकि हमें चेन को दोनों तरफ से रोकना है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो 2 टाइम्स ऑफ R3SiOH फ्रॉम 2 टाइम्स ऑफ R3SiCl and n-2 times of R2SiO whole twice after hydrolysis of this, ठीक है। तो हमको यहां से क्या मिलेगा, हमको यहां से क्या मिलेगा, यही देखो, यही रिपीटिंग यूनिट है, यही रिपीटिंग यूनिट है, ये n-2। चलो मैं समझाता हूं। जैसे यहां से हमने क्या बनाया, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे ले रहे हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे ले रहे हैं, हम अगर इनफाइनाइट चेन सिलिकॉन बना रहे हैं, मतलब क्या हमारे पास है R2SiOH होल ट्वाइस, और ये हमने रखे कितने, ये हमने रखे n-2, तो ये क्या देगा, ये देगा R2SiO n-2, और ये बढ़ता चला जा रहा है ना, इनफाइनाइट है ना। अभी क्या करना है, हमें इसको रोकना है। तो अगर हमें इसको रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इसको रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ R3SiCl से R3SiOH आया प्लस n-2 टाइम्स ऑफ R2SiOH होल ट्वाइस। अभी इतने समझदार हो तुम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये जो पूरा रिपीट होता जा रहा था, किस तरह से रिपीट होता जा रहा था, ये इस तरह से जो ऐसा रिपीट होता जा रहा था, ये ऐसा, इस तरह से ऐसे ये रिपीट होता जा रहा था, ये ऐसा रिपीटिंग यूनिट है ना, दिस इज कंटिन्यूसली गेटिंग रिपीटेड, इस तरह से, इस तरह से कंटिन्यूसली रिपीटेड होता जा रहा है, मतलब बार बार ये वाला यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस तरह से इतने लंबे चेन्स में नहीं दिखाऊंगा, मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं इसको सीधा सीधा क्या कर दूंगा, मैं इसको सीधा सीधा SiROR एंड लाइक दिस, मैं इसको इस तरह से दिखा दूंगा, ये n-2।
अभी ये चेन इधर से भी बढ़ सकता है, ये चेन इधर से भी बढ़ सकता है, समझे क्या? तो अगर हमें ये चेन को बढ़ाना है, हमें चेन को रोकना है ना, काटना है ना इस चेन को, तो एक R3SiOH इधर डाल दो और एक R3SiOH इधर डाल दो, समझे क्या? तो बेसिकली यहां पे क्या, ये OH और ये क्या, ये H। तो अगर हमने एक R3SiOH इधर डाल दिया, R, ये OH, ये R और ये R, देखो यहां पे R आ गया तो अब चेन इधर से आगे नहीं जाएगा। उसी तरह से यहां पे क्या कर दिया हमने, यहां पे हमने कर दिया Si R, यहां पे R आ गया तो अब चेन इधर नहीं बढ़ेगा, ये R और ये OH, तो ऐसे कर दिया तो यहां से क्या हो जाएगा, ये वाटर निकल गया और यहां से भी क्या हो गया, यहां से भी ये वाटर निकल गया। तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा हमें फाइनाइट चेन सिलिकॉन। फाइनाइट चेन सिलिकॉन किस तरह से आ जाएगा, ये आ जाएगा Si R R R एंड O, फिर ये Si R R O, और इसको मैंने अपना लिया था रिपीटिंग यूनिट, ये इतना, ये था रिपीटिंग यूनिट N-2, N-2 था, एंड ये क्या हो गया, ये हो गया Si R R एंड R। तो दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स अ फाइनाइट चेन सिलिकॉन। स्टार्टिंग मटेरियल लिखा हुआ है, समझे क्या? दिस बिकम्स फाइनाइट चेन सिलिकॉन, फाइनाइट चेन सिलिकॉन, समझे क्या? राइट। तो ये इस तरह से फाइनाइट चेन सिलिकॉन को बनाया जाता है, समझे क्या? चेन सिलिकॉन में दो कैटेगरी हो गए, दो कैटेगरी हो गए। पहला हो गया इनफाइनाइट चेन सिलिकॉन। चेन सिलिकॉन में दो कैटेगरी हो गए, पहला हो गया इनफाइनाइट चेन, दूसरा हो गया फाइनाइट चेन। और फाइनाइट चेन में कितने वाटर निकलेंगे, N-1H2O निकलेंगे, N-1H2 निकलेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, कितने वाटर जाएंगे, N-1H2 जाएंगे। अभी तीसरा चेन सिलिकॉन में हमें चाहिए क्या, साइक्लिक चेन सिलिकॉन, जस्ट लाइक साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो साइक्लिक चेन सिलिकॉन के लिए भी हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, R2SiCl2 है। R2SiCl2 को हाइड्रोलिसिस किया तो R2SiOH होल ट्वाइस आ गया, ठीक है? तो अगर हमने N लिया तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स कितने निकले, -NH2O निकले। यहां पे N लिया तो यहां से N वाटर मॉलिक्यूल्स निकले, यहां से 2 टाइम्स ऑफ दिस प्लस N-2 टाइम्स ऑफ दिस, तो वाटर मॉलिक्यूल कितने निकले, N-1H2O। फिर उसके बाद अगर हमें साइक्लिक सिलिकॉन चाहिए तो स्टार्टिंग मटेरियल यहां पे भी क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल यहां पे भी है R2SiCl2, और यहां पे जो हम लोग N ले रहे हैं तो N के बारे में कहा गया है N शुड बी मोर देन इक्वल टू 3, मतलब मिनिमम N का मिनिमम वैल्यू, साइक्लिक सिलिकॉन, साइक्लिक चेन सिलिकॉन चाहिए, N का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, N का मिनिमम वैल्यू 3 होना चाहिए। एंड दिस इज द केस फॉर N इज इक्वल टू 3, दिस इज द केस फॉर N इज इक्वल टू 3, साइक्लिक चेन सिलिकॉन मिनिमम वैल्यू, N का मिनिमम वैल्यू 3 होना चाहिए, N शुड बी मोर देन इक्वल टू 3। N टाइम्स लोगे तो N टाइम्स ऑफ वाटर निकलेगा, समझे क्या? और इसका फॉर्मूला किस तरह से आ जाएगा, हम लोग इसको देख सकते हैं किस तरह से बना है ये Si हो गया, ये हो गया R, ऐसे देख लो R2SiOH होल ट्वाइस है ना, आफ्टर हाइड्रोलिसिस, आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट इज R2SiOH होल ट्वाइस, इस तरह से। और ये हो गया OH और इधर पे भी ये हो गया OH, हमने 3 लिए हैं, समझे क्या? उसी तरह से यहां पे मैं क्या कर देता हूं, यहां पे मैं कर देता हूं Si, ये हो गया R, ये भी हो गया R, यहां से हो गया OH और ये भी हो गया क्या, OH, समझे क्या? ठीक है, ये भी हो गया OH। उसी तरह से इसको मैं थोड़ा छोटा बनाता हूं, OH। उसी तरह से यहां पे अपने पास Si है, ये हो गया अपने पास OH और ये भी हो गया अपने पास क्या, OH। Si ये OH, मतलब समझ जाओ, और ये भी क्या, OH, और यहां से R, यहां से R, तो वाटर को निकाल देंगे हम लोग यहां से, ये यहां से ऐसे वाटर निकल जाएगा, फिर ये यहां से ऐसे वाटर निकल जाएगा और ये यहां से ऐसे वाटर निकल जाएगा, समझे क्या? तो ये किस तरह से आएगा, तो वाटर निकला, सॉरी ये थोड़ा गलत हुआ, ये क्या हो गया, ये हो गया OH और ये हो गया OH। वाटर यहां से कैसे निकलने वाला है, ये ऐसे निकलने वाला है, तो ये सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड ये बन जाएगा, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड इससे बन जाएगा, फिर ये वाला सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड ये बन जाएगा। तो साइक्लिक सिलिकॉन किस तरह से आ जाएगा,
SiR, ये हो गया O, then this becomes SiR, and then O, then उसके बाद यहां से क्या हो गया SiR, and then ये O. So this is a cyclic chain silicone. This is a cyclic chain silicone. Starting material लिखा हुआ है, ढंग से पढ़ना, cyclic chain silicone. समझे क्या? इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला तुम देख सकते हो क्या है? R2SiO होल n, क्योंकि हमने यहां पे n का वैल्यू कितना लिया? 3 लिया है, तो यहां पे कितने हैं? R2SiO, ये देखो, ये रिपीटिंग यूनिट R2SiO, उसी तरह से ये रिपीटिंग यूनिट R2SiO, उसी तरह से ये रिपीटिंग यूनिट R2SiO. तो अगर हमने 3 लिए हैं तो ये इस तरह से प्रॉपर आ जाएगा. अगर ज्यादा लोगे तो और ज्यादा आएगा. ठीक है, राइट. तो ये कठिन नहीं है, थोड़ा देख लो एक बार. फिर उसके बाद लास्ट जो है स्टार्टिंग मटेरियल एंड ऑल, वो सब अच्छे से पढ़ना. लास्ट जो है हमारे पास जो है क्रॉस लिंक सिलिकॉन. तो क्रॉस लिंक सिलिकॉन मैंने बताया स्टार्टिंग मटेरियल क्या यूज करते हैं? RSiCl3 यूज करने वाले हैं. इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, 3H2O डाल देंगे. तो 3H2 डाल दिया तो क्या बन गया? ये RSiOH होल थ्राइस. समझे क्या? और इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा क्रॉस लिंक सिलिकॉन. स्ट्रक्चर देख सकते हो, क्रॉस लिंक सिलिकॉन आ जाएगा. दिस इज अ क्रॉस लिंक सिलिकॉन. दिस बिकम्स अ क्रॉस लिंक सिलिकॉन. बात समझे क्या? राइट. तो इस तरह से है ये क्रॉस लिंक सिलिकॉन. ठीक है, तो क्रॉस लिंक पॉलीमर हो गया ये. फिर यूजेस पढ़ लो जरा एक बार. कैन जस्ट रीड द यूजेस. ड्यू टू फाइनाइट एंड इनफाइनाइट स्ट्रक्चर दे आर लिक्विड, lubricant oil, semi solid as a grease, solid जो प्रेशर कुकर का जो रबर का रिंग जो होता है ना वो. देन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग SiO-Si linkage and presence of hydrophobic group R, they are used to make waterproof, fireproof and heatproof clothes. तो ये यूजेस इंपॉर्टेंट है सिलिकॉन्स के. ठीक है, तो क्रॉस लिंक सिलिकॉन देख लो एक बार. सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है क्रॉस लिंक सिलिकॉन. सो विल स्टॉप हियर. थैंक यू.